वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लास्ट जो लेक्चर्स थे उनमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन के बारे में हमने पढ़ा था। जॉन टेलर डिस्टोर्शन को समझने की कोशिश करी थी। वहीं पे एक स्टूडेंट को जॉन टेलर डिस्टोर्शन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, तो हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हम ये एग्जाम्पल लेते हैं FeCl4-2। FeCl4-2 तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और कॉम्प्लेक्स कैसा है? ये टेट्राहेड्रल ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा D6 है ना, ये हो गया D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये E और T2 में डिवाइड स्प्लिट हो जाएगा। E और T2 में स्प्लिट हो गया है ना। तो यहाँ पे देखिए कि जो नॉर्मल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? हाई स्पिन होएगा, टेट्राहेड्रल है तो 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन एंड देन फिर उसके बाद में पेयरिंग। ठीक है, अब इसमें है ना जॉन टेलर डिस्टोर्शन जैसे है ना E3, इसका क्या स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? E3T2 3, ये स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो जो E लेवल है इसमें क्या है? अनसिमेट्रिक है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा पाया जाएगा? जॉन टेलर डिस्टोर्शन पाया जाएगा। और कैसा होगा? वीक टाइप का होएगा, क्योंकि है ना जो लेवल है ना स्टेबलाइज होता है, अगर उसमें अगर अनसिमेट्री रहती है तो उसके कारण जो जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है वो कैसा होता है? वीक होता है। वही अगर है ना इस जो बेरी सेंटर इससे जो डिस्टेबलाइज होते हैं ऑर्बिटल, और उनमें अगर जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है तो वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे वीक टाइप का होएगा। ठीक है, और कैसा होएगा? जेड आउट टाइप का होगा, क्योंकि ई जो है ना, ई जो ऑर्बिटल्स है उनमें है ना ये अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जेड आउट का मतलब क्या हो गया? dz² और dx²। ठीक है, ये दो लेवल में स्प्लिट हो गए। और जो T2 लेवल है, T2 ऑर्बिटल्स है, वो भी किसमें? dxz, dyz एंड dxy, इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है ना इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम यहाँ पे फिल करेंगे, देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ई लेवल वाले इलेक्ट्रॉन है ना ई लेवल वाले में ही फिल होंगे। ऐसे नहीं है कि भाई है ना T2 वाले इलेक्ट्रॉन भी है ना जैसे चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया है, ऐसे फिलिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन dz² में गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन dx²y² में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है ना dz² में जाएगा। और यहाँ पे है ना एक इलेक्ट्रॉन dxy में जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन dyz में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन dxy में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आफ्टर द स्प्लिटिंग। ठीक है, तो यहाँ इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे स्प्लिटेड, तो क्या होगा? dz² जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, dx² y² में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, dxy और dxy में 1 इलेक्ट्रॉन, dxz और dyz है ना, dxz में 1 इलेक्ट्रॉन, dyz में 1 इलेक्ट्रॉन और dxy में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए बता रखा है कॉपर जो आयरन +2 है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, dz² में 2 इलेक्ट्रॉन है, dx² y² में 1 इलेक्ट्रॉन है, dxz में 1 इलेक्ट्रॉन है, dyz में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये दोनों कैसे? सेम एनर्जी लेवल है, और dxy जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि है ना भाई इसी में क्यों ना चौथा इलेक्ट्रॉन इसी वाले में ऑर्बिटल में क्यों नहीं गया?
या फिर है ना ये है ना यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हो पाई, तो यहाँ पे जो इनका बीच का जो ये एनर्जी गैप होता है ना वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन है ना इस वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है, इनके बीच में है ना एनर्जी गैप कम होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता होगा कि जैसे T2 वाले इलेक्ट्रॉन है ना इसमें क्यों नहीं आ गए, तो T2 इस लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है, T2 लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो इसी में जो स्प्लिटेड, इसी से जो स्प्लिट होएगा भाई, ये एक एनर्जी लेवल है तो इसके इलेक्ट्रॉन इन दोनों में चले गए ना, इससे जो स्प्लिटेड कॉन्फ़िगरेशन बना। और यहाँ पे जो T2 लेवल है ना, T2 लेवल के जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, इससे जो स्प्लिटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा ना उसमें ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो इससे दो स्प्लिटेड डिजेनरेट लेवल्स बनेंगे, एक तो DX जेड वाई जेड, तो इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना वो इन्हीं 2 ऑर्बिटल्स में जाएंगे, इस ई वालों में नहीं जाएंगे। और जैसे है ना यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा यहाँ, और तीसरा फिर DXY में जाएगा, ऐसे यहाँ पे पेयरिंग पहले स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, पहले पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी, फिर है ना अगर चौथा इलेक्ट्रॉन और होता है इसमें तो फिर वो यहाँ जाता, पांचवा यहाँ जाता और छठा यहाँ जाता, इस टाइप से होता अगर इसी में होता तो। इसी प्रकार अगर हमें ना एक एग्जाम्पल और देखे, कॉपर CuCl4-2, कौन सा कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे तो अगर D9 है तो इतना कंफ्यूजन होगा नहीं। अगर ये वाला D8 वाला अगर हम एग्जाम्पल देखें एक, तो D8 वाले में क्या हो जाएगा, E4 T2G4 T24, इसमें भी इतना कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तो ये जो ओनली है ना FeCl4 जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था आयरन, इसी में कंफ्यूजन था। तो होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आज नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए एप्लीकेशन ऑफ CFSE देखते हैं। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर, जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना उसका एबनॉर्मल बिहेवियर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी में ना CFSE भी जुड़ जाती है, तो कहाँ कितनी CFSE जुड़ेगी, कहाँ बीच में D5 में CFSE होगी नहीं हाई स्पिन में, तो है ना एक तो हाइड्रेशन एनर्जी का है ना एबनॉर्मल बिहेवियर देखना है, एक लेटिस एनर्जी का एबनॉर्मल बिहेवियर देखना है ना ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की, एक जो ऑक्सीडेशन ट्रेंड हो, फिर जो D7 कॉम्प्लेक्स है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ उनका जो ऑक्सीडेशन ट्रेंड देखना है, आयनिक रेडियाई का है ना एबनॉर्मल बिहेवियर देखना है, और जो स्ट्रक्चर है ना स्पाइनल और जो इन्वर्स स्पाइनल होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी हम है ना इससे करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ए CFSE का पार्ट है। और एक रोल ऑफ ए थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, रोल इन जो CFSE का थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी में क्या रोल है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ए हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल आयन। जैसे ये कोई मेटल आयन है, कोई कैटायन है, अगर इससे है ना जो इसके वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे तो इसका क्या होएगा, हाइड्रेशन होएगा, है ना। तो इस हाइड्रेशन के दौरान जब इस जो आयन है इससे अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर इससे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो इससे जो भी वीक है ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है भाई, वाटर क्या है, वाटर का ऐड होना क्या है, हाइड्रेशन है। तो हाइड्रेशन में जो अब ये हाइड्रेशन में जो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसे हम क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी बोल देंगे। अब सॉल्वेशन ऑफ ए मेटल आयन बाय H2O टेक्स प्लेस, है ना। ठीक है, ड्यूरिंग सॉल्वेशन क्या होता है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी, सिंस सॉल्वेंट इज H2O सो इट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी बोल देंगे, और जब वाटर है पर्टिकुलरली तो इसे ना हाइड्रेशन एनर्जी बोल देंगे। अब जैसे ये मेटल आयन है, अब इसका जो प्राइमरी स्फेयर होता है ना, इसमें तो क्या होता है उतने ही H2O मॉलिक्यूल है ना इंटरेक्शन कर सकते हैं जितना इस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। लेकिन जो सेकेंडरी स्फेयर में है ना, जो ये प्राइमरी स्फेयर है, इसमें तो केवल है ना जैसे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो ओनली 6 वाटर मॉलिक्यूल ही है ना मेटल आयन से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी स्फेयर है ना, ये दूसरा वाला, वहां पे है ना n नंबर ऑफ है ना जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक प्राइमरी स्फेयर का मतलब तो हो गया कि कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, और सेकेंडरी स्फेयर का मतलब हो गया कि उस पूरे कॉम्प्लेक्स का ही है ना हाइड्रेशन होना, इस टाइप से समझ सकते हो। तो प्राइमरी स्फेयर में तो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है
क्योंकि ये ना जो अपने क्या H2O लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, है ना। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एक जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा मेटल का उतना ही, है ना, ये जो प्राइमरी स्फीयर में H2O मॉलिक्यूल मेटल के साथ जुड़ सकते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्फीयर में क्या होगा कि मोर नंबर ऑफ H2O, है ना, इससे जुड़ सकते हैं और आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। कैसी होती है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है। मेटल आयन एंड H2O में क्या होती है? वीक इंट्रैक्शन होती है। सिर्फ सेकेंडरी स्फीयर की ये वाले जो एक्स्ट्रा और जुड़े हुए हैं उसका, तो वो कैसे होती है? इनमें इंट्रैक्शन कैसी होती है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। और है ना, इंट्रैक्शन कैसी होगी? वीक इंट्रैक्शन होगी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन ही वीक इंट्रैक्शंस रहेंगी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी स्फीयर होता है ना मेटल आयन के साथ, वो क्या कोऑर्डिनेशन 6 होता है ना, फॉर्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बट है ना, अगर इन केस ऑफ अगर हमें लिथियम के केस में देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल होगा लिथियम के साथ, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, लिथियम और बेरिलियम के साथ, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और जो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड होते हैं ना, वो है ना वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या 9 के साथ, है ना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो मोस्टली किसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ट्रांजिशन मेटल्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और जबकि लिथियम बेरिलियम में 4 और लेंथिनाइड एक्टिनाइड में 8 और 9। मतलब अगर कोई लेंथेनाइड है तो उसमें अगर ये होगा कॉम्प्लेक्स होगा तो इसमें ये H2O मॉलिक्यूल है ना 9 H2O मॉलिक्यूल्स के साथ, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। अब होता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है? थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी एंड ऑब्जर्व हाइड्रेशन एनर्जी। अमाउंट ऑफ ए थ्योरेटिकल में क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन बिटवीन मेटल आयन एंड H2O। एक तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, प्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, मतलब सेकेंडरी जो इंट्रैक्शंस है इन बिटवीन मेटल आयन एंड H2O इन सेकेंडरी स्फीयर। मतलब एक तो प्राइमरी स्फीयर में, है ना, जो मेटल और H2O मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन है उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, और दूसरी क्या हो गई, जो मेटल जो सेकेंडरी स्फीयर है उसमें आयन डाइपोल जो इंट्रैक्शन होती है उसमें जो है ना मेटल और H2O के बीच में जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होती है उसमें जो है ना ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, ठीक है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो, सो जो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? जो मेटल होगा उसका जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगी और उसकी रेडियाई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। मतलब मेटल की रेडियाई जितनी ज्यादा होती जाएगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE, क्योंकि CFSE भी क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये भी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड रहती है? प्राइमरी स्फीयर से रिलेटेड रहती है, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, उसी से तो उसके CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्राइमरी स्फीयर से रिलेटेड रहती है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है? थ्योरेटिकल के साथ साथ में उसमें CFSE भी ऐड हो जाती है। अब जहां जितनी CFSE ऐड होगी, D1 में अलग होगी, D2 की CFSE अलग है, D3 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग है, D5 हाई स्पिन में CFSE 0 हो जाती है। तो वहां पे जो ऑब्जर्व्ड और है ना जो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी बिल्कुल बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि CFSE जितनी ज्यादा जिसकी होगी, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसकी ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना वो ज्यादा होती है देन थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी से। या तो ज्यादा हो सकती है जिसकी CFSE कुछ ना कुछ होगी, और जैसे D5 या D10 टाइप के कॉम्प्लेक्स आ गए तो जहां CFSE 0 है तो वहां पे क्या होगा? ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी के बराबर हो सकती है, ठीक है। ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन है, और है ना, अगर हमें CFSE निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी में से जो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी को माइनस कर देंगे तो हमें हमारी कॉम्प्लेक्स की CFSE भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पे बेस्ट है ना हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये जैसे एक एग्जांपल है, द एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ए कोबाल्ट +2 कॉम्प्लेक्स इज 540 किलोजूल। एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। इसमें मतलब क्या है? CFSE का रोल आ गया, ठीक है। एंड डेल ऑक्टाहेड्रोन क्या है? T2G, और कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? ऑक्टाहेड्रल है ना, डेल ऑक्टाहेड्रोन दिया हुआ है ना। तो EG और T2G के बीच में ये जो गैप है डेल ऑक्टाहेड्रोन, ये कितना है? 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स है ना। कैलकुलेट हाइड्रेशन एनर्जी विदाउट CFSE। विदाउट CFSE क्या करनी है हमें? हाइड्रेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है,
ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमें थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्रैक्टिकल में से क्या होगा, प्रैक्टिकल में से CFSE को माइनस कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी। अब है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करेंगे हम। वन, टू, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये कितना स्टेबलाइज होते हैं, -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन ये स्टेबलाइज होते हैं, और ये +0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन बेरीसेंटर से डिस्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो ये है ना 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन है ना। यहाँ पे देखो अगर D5 आता है तो वहाँ पे अगर है ना क्विकली अगर आपको देखना हो, सोचना हो, तो है ना ज्यादा कैलकुलेट मत किया करो। D5 तक तो क्या होता है कि हाई स्पिन में बराबर हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर होएगा, तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को बराबर कर देंगे। जैसे अगर ये जैसे है D5 है, तो D5 की क्या CFSE कुछ होगी, D5 की CFSE कुछ होगी हाई स्पिन में, है ना, नहीं होगी। D5 की CFSE 0 होगी, क्योंकि जितना है ना 3 इलेक्ट्रॉन है ना डिस्टेबलाइज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबलाइज हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन तो डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, ये बेरी सेंटर से ऊपर है, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहे हैं। ठीक है, बेरी सेंटर से नीचे वाले तो स्टेबलाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये जो बेरी सेंटर से ऊपर वाले होते हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CFSE कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 3 और आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। जितना ये स्टेबलाइज हुए थे उतना ही ये इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज हो गए, तो ओवरऑल 0 हो गया। अब छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो छठे इलेक्ट्रॉन में हम पूरे 5 और 6 इलेक्ट्रॉन की ऐसे नहीं करेंगे कि पहले 4 की करी फिर इन 2 की माइनस करी, ऐसा कुछ नहीं करना। 5 पे बराबर हो जाता है, छठे इलेक्ट्रॉन में डायरेक्ट है ना 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दो। हाई स्पिन की बात है, ये थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जैसे जैसे अगर है ना सोल्व करते हैं तो फटाफट फटाफट कैलकुलेट करना, ये खुद का है ना, मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल में है ना हैंड अच्छा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 0.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगा इसकी, है ना CFSE। अब यहाँ पे देखिए ना CFSE कितनी है, -0.8 इंटू डेल ऑक्टाहेड्रॉन। डेल ऑक्टाहेड्रॉन की वैल्यू कितनी दी हुई, 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,600 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि एक जो है ना 83.6 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो जूल पर मोल होता है ना। 83.6 जो सेंटीमीटर होता है उसके बराबर क्या होता है, 1 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये जो हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में आया ना, इसमें ना 83.6 का भाग दे देंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इससे ना किलो जूल में आ जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे किस में दी हुई है, ये जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी है ना किलो जूल में दी हुई है, तो ये भी क्या आ गई, किलो जूल में आ गई CFSE। अब इस एक्सपेरिमेंटल में से ये वाला हम वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय हाइड्रेशन एनर्जी के F माइनस का 540 प्लस 114, ये भी माइनस ही चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास है ना थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू जो है ना ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी, थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE है। अभी ऑब्जर्व्ड कितनी है, -540 है, और इसमें है ना ये तो 540 है, सॉरी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लस, सॉरी ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, -540 दी हुई है। थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, और CFSE हमारे पास कितनी निकल के आई है,
CFSE हमारे पास निकल के आई है माइनस का 114 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, ये कितनी निकल के आई है, माइनस का 114 किलो जूल पर मोल निकल के आई है। अब हमें ये निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 114 किलो जूल पर मोल को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी जो है ना वो आ जाएगी, इसको माइनस करने पे 540 में से 114 को माइनस करने पे जो आएगी वो थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी आएगी, वो जो कितनी आई है 425 किलो जूल पर मोल आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम है ना थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो प्रैक्टिकल हाइड्रेशन एनर्जी होगी, ऑब्जर्व होगी, उसमें तो है ना CFSE का रोल भी रहेगा, क्योंकि CFSE क्या है, वो भी तो एनर्जी रिलीज ही हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी रिलीज ही हो रही है, तो टोटल ही रहेगा, कैलकुलेट तो टोटल होएगा। ठीक है, अब द एंथैल्पी ऑफ ए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन इज 460 केल्विन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए क्रोमियम +2 आयन इज 460 किलो कैलोरी पर मोल, है ना, यहाँ पे यूनिट थी इसकी किलो कैलोरी पर मोल इन द एब्सेंस ऑफ ए CFSE। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ क्रोमियम +2 आयन इज 435 किलो कैलोरी पर मोल, कैलकुलेट दो। ये क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन है, द एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए क्रोमियम +2 आयन इज 460 किलो कैलोरी पर मोल इन द एब्सेंस ऑफ ए CFSE। ओके, द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए क्रोमियम ओके, यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और ये आगे बात बताई जा रही है, ये है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ ए CFSE द वैल्यू ऑफ ए एंथैल्पी ऑफ ए हाइड्रेशन ऑफ ए क्रोमियम इज, क्रोमियम +2 आयन है ना 435 है किलो कैलोरी पर मोल, तो ये बोल रहा है कि है ना ऑब्जर्व्ड कितनी है, ऑब्जर्व तो 460 है और थ्योरेटिकल कितनी है, थ्योरेटिकल है 435, तो ऑब्जर्व्ड माइनस थ्योरेटिकल अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, CFSE आ जाएगी। तो 460 में से 435 अगर हमने माइनस किया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, 25 किलो कैलोरी पर मोल आ गई, CFSE आ गई। अब हमें निकालना है डेल ऑक्टाहेड्रोन, तो अब कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमियम +2 है ना, तो क्रोमियम +2 है तो D4 है, D4 में T2G3 और Eg1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो CFSE क्या आ गई, -0.6 डेल ऑक्टाहेड्रोन आ गई। ठीक है, अब इसमें ना डेल ऑक्टाहेड्रोन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये कितनी थी, 25 किलो कैलोरी पर मोल है ना, तो 25 बटा 0.06 और हमें पता है कि जो है ना 350 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, 350 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो इसे है ना, ये तो किस में आएगा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये किलो कैलोरी में आएगा, और जब इसे ना 350 से मल्टीप्लाइड कर देंगे ना तो ये किस में आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो कितना आया, 14,583.33 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया। ठीक है, तो डेल ऑक्टाहेड्रोन कितना हो गया, 14,583.33 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। नेक्स्ट ये बोल रखा है कि लेमडा एट विच एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड, है ना, तो हमें पता है कि जो ये है T2G लेवल है, ये T2G लेवल है और ये Eg लेवल है, ये इनके बीच में जो डेल ऑक्टाहेड्रोन है इनके बीच में क्या है, एनर्जी गैप है। ठीक है, जो कितना कैलकुलेट होके आया है, 14,583 आया है सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें पता है कि हमें ये रूल पता है, E इज इक्वल टू SC और E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा। ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी क्या है, जो है ना लेमडा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्स का इनमें रिलेशन है, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन लेमडा हो गया। तो लेमडा को क्या करेंगे, लेमडा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ E हो जाएगा, तो 1/14,583.57, ये क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स है। अब इसे ऊपर और नीचे 10⁻⁻⁷ -7 से अगर
मल्टी डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻2 मीटर होता है। अब जब ये ऊपर चला गया सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे तो ये माइनस का नहीं होएगा, प्लस का रह जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का मतलब हो गया नैनोमीटर हो गया। और फिर ये वाला जो 10⁻⁻7 है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर हो गया, तो ये तो नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। और ये वाला 10⁻⁻7 ऊपर गया तो प्लस का हो गया, और इसमें 14,583 का भाग दे देंगे, तो जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 685.7 नैनोमीटर। अब है हाइड्रेशन एनर्जी, एक तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स की और एक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, है ना। तो मेन ग्रुप एलिमेंट में तो क्या होता है ना, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी। वहां CFSE क्या होती है, 0 होती है मेन ग्रुप में। मेन ग्रुप का मतलब हो गया S और P जो ब्लॉक है, तो वहां पे तो क्या है कि CFSE 0 होती है, तो वहां पे तो ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी और थ्योरेटिकल हाइड्रेशन एनर्जी कैसी होती है, बराबर होती है। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी या तो है ना थ्योरेटिकल के बराबर होगी या थ्योरेटिकल से ज्यादा होगी। ठीक है, थ्योरेटिकल हाइड्रे और बराबर किन केसेस में होगी, जहां पे CFSE 0 है, या तो CFSE नॉट इक्वल टू 0 होगी या इक्वल टू 0 होगी। इक्वल टू 0 जैसे कि D5 हाई स्पिन के लिए हो गई, D10 के लिए हो गई। D5 तो हाई स्पिन ओनली, और D10 में तो ऑल के लिए ही हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि CFSE क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल बराबर होगी, अदरवाइज क्या होगी, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी ना थ्योरेटिकल से ज्यादा ही होगी। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियाई के, है ना। तो जो ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी और जो फाई होता है ना, चार्ज बाई रेडियस, है ना, तो लेफ्ट टू राइट चार्ज, लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है, तो फाई क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। और इन केस ऑफ अगर है ना हम ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे CFSE का रोल होता है। ठीक है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सारे हैं। कैल्शियम +2 है और यहाँ से जिंक +2 है ना। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जो मेटल आयंस है इनकी हम है ना CFS जो हाइड्रेशन एनर्जी देख रहे हैं ना। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, रेडियस तो कम हो रही है और जो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फाई इंक्रीज हो रहा है, चार्ज बाई रेडियस रेशो। अब जैसे ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी है और ये फाई के बीच में ग्राफ है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे फाई तो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे CFSE का भी रोल है। अब यहाँ पे ना कैल्शियम +2 में तो CFSE होएगा नहीं, जिन जिन की CFSE नहीं होएगी ना वो उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना, जो स्ट्रेट लाइन है ना उस पे होएगी। जैसे कि एक तो यहाँ पे तो D इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कैल्शियम +2 में, यहाँ पे D5 है, मैग्नीशियम +2 में हाई स्पिन है ना। ठीक है, और यहाँ पे जिंक +2 में D10 है, तो इनकी तो है ना जो स्ट्रेट लाइन पे होगी। बाकी सब में क्या होगा, जैसे कि D1 में माइनस का 0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन CFSE है, फिर इसमें कितनी है, D2 में कितनी हो जाएगी, माइनस का 8.8 डेल ऑक्टाहेड्रॉन हो जाएगी। वेनेडियम में ना -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन सबसे ज्यादा इसमें रहेगी, है ना। फिर क्रोमियम की वापस डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसकी CFSE डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे किसकी रहेगी, वेनेडियम की रहेगी। नेक्स्ट अगर ये D6 हो गया, ये D7 हो गया, D8 है ना। मैक्सिमम जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना वो किसकी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे है ना वेनेडियम और जो निकल है दोनों में है ना CFSE तो बराबर है, लेकिन वेनेडियम का जो जेड इफेक्टिव है और है ना वेनेडियम का जो जेड इफेक्टिव है और जो निकल का जेड इफेक्टिव, निकल +2 का जो जेड इफेक्टिव है, तो निकल +2 का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। CFSE का रोल दोनों में बराबर है, लेकिन निकल +2 का क्या है कि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की अगर हम कंपेयर करें मेटल आयंस की, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, निकल +2 की होगी, फिर है ना कॉपर की वापस डिक्रीज होने लग जाएगी। तो ये कैसा है, डबल हम्प्ड कर्व है। इस कर्व को कैसा बोलते हैं, भाई 2 बार हम्प आ गया ना। इस कर्व में क्या है कि देखो 2 बार ये हम्प आ गया, 2 वल्ले बन गई, तो इस टाइप के जो कर्व होता है ना इसे बोलते हैं डबल हम्प्ड कर्व। क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो कर्व को बोलते हैं डबल हम्प्ड कर्व।
अगर है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों की अगर हम है ना जो हाइड्रेशन एनर्जी अगर कंपेयर करें तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, D6 हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइड। और इसका क्रोमियम का क्या हो जाएगा, क्रोमियम का D3 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इन वालों में तो है ना मतलब 21 से लेके 25 तक, तो 25 हो गया ना, D5 हो गया ना, Fe+3 में है ना, Fe+3 का क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। ठीक है, तो D1 से D5 तक तो सबसे ज्यादा D3 किसका है, तो क्रोमियम +3 का होएगा। और अगर इसमें है ना D1 से लेकर अगर है ना आगे आयरन कोबाल्ट, अब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में फिर ये लो स्पिन भी बना लेता है। तो इसकी जो क्या होती है कि CFSE सबसे ज्यादा हो जाती है कोबाल्ट +3 की, ठीक है, ये लो स्पिन हो जाता है ना। तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी लो स्पिन में क्या होगा कि CFSE रोल कितना हो जाएगा, 2.4 हो जाएगी CFSE D6 की लो स्पिन में। तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रेशन एनर्जी, मैक्सिमम जो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी आ जाएगी, कोबाल्ट +3 की आ जाएगी, क्योंकि है ना ये लो स्पिन में चला जाएगा +3 में, और +3 में लो स्पिन में जाने से जो इसकी कोबाल्ट +3 की जो CFSE होगी ना वो माइनस का 0.4 डाइऑक्टाहेड्रोन हो जाएगी, जो कि ना हाईएस्ट हो जाएगी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी कोबाल्ट +3 की होगी। तो इस प्रकार से है ना जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसमें ना CFSE से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ए लेटिस एनर्जी इन ट्रांजिशन मेटल। अब लेटिस एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, U से इसे बॉन्ड लिंडे जो इक्वेशन है -Na Z+Z-E²A/4πε0 R 1-1/n, ये क्या है, बॉन्ड लिंडे इक्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो लेटिस एनर्जी है ना चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो R है ना इंट्रायनिक डिस्टेंस उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो ये लेटेस्ट एनर्जी वाली एप्लीकेशन है ना नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा नोट्स में दिक्कत है। दोबारा पिक क्लिक करके और फिर दोबारा लेना पड़ेगा ये। तो आपने एक चीज देखी आज वाले में, हमने देखा कि जो CFSE का है ना वो जो है ना हाइड्रेशन एनर्जी में रोल, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी में रोल देखा। तो हाइड्रेशन जिसमें CFSE होएगी, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में तो CFSE होएगी नहीं। एक चीज अगर है ना मेन ग्रुप वाले का कोई एग्जांपल दे दे और एक ट्रांजिशन मेटल वाले का दे दे, तो ट्रांजिशन मेटल वालों में चेक करेंगे कि CFSE का रोल है या नहीं है। और फिर जितना जेड इफेक्टिव की क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रहेगा उसकी है ना हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वालों में निकल +2 की रहेगी, और +3 वालों में अगर देखते हैं मेटल आयंस तो उसमें ना कोबाल्ट +3 की रहेगी। तो ये ध्यान रख लेना, शॉर्ट सा लेक्चर है ये, होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लेटेस्ट एनर्जी फिर D7 कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।